अस्सलाम वालेकुम। एआई ऑटोमेशन मॉड्यूल के पहले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। हमने अभी तक कंप्यूटर साइंस बेसिक के मॉड्यूल, मशीन लर्निंग का मॉड्यूल और एआई फंडामेंटल का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। और इन मॉड्यूल्स के दौरान हमने देखा कि कंप्यूटर साइंस बेसिक में हम किस तरह से वो कॉन्सेप्ट समझ सकें जो कि हमें एआई और मशीन लर्निंग के मॉड्यूल में और उसके कॉन्सेप्ट को समझने में मदद दे सकें। फिर हमने मशीन लर्निंग का मॉड्यूल किया जिसमें हमने मशीन लर्निंग की टाइप्स, मॉडल ट्रेनिंग और उसके इर्द-गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझा। और फिर उसके बाद हमने एआई के फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं, एआई की मुख्तलिफ फ़ील्ड्स और उनमें जो मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, उनका थोड़ा-सा जायज़ा लिया। और उसके बाद हमने एज़र के अंदर देखा कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ और टूल्स अवेलेबल हैं और किस तरह से हम उनको टेस्ट कर सकते हैं एज़र के अंदर, अगर हमने उनको यूटिलाइज़ करना हो क्लाइंट एप्लीकेशंस के लिए, इंटीग्रेशन के लिए। इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं एआई ऑटोमेशन का मॉड्यूल। और एआई ऑटोमेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें जो ऑटोमेशन टूल्स हैं, जो भी आजकल बिज़नेस यूज़ केसेस में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनकी डिमांड आ सकती है या आ रही है, उनको समझें और कोशिश करें कि हम उनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके आपको तैयार करें ताकि आप इन मॉड्यूल्स को, इन टूल्स को यूज़ करके आगे अपने लिए एक प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल जो करियर है उसका आगाज़ कर सकें। इस एआई ऑटोमेशन के दौरान हम चैटबॉट्स बनाना सीखेंगे, हम एआई वर्कफ्लो बनाना सीखेंगे, हम एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे और एजेंटिक एआई पे काम करेंगे। कोशिश ये होगी कि आपको पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाए और फिर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करवाई जाएँ। और जितने भी पॉसिबल टूल हैं जो कि नो कोड के थ्रू आपको ये सारी ऑटोमेशन सिखा सके, हम कोशिश ये करेंगे कि नो कोड या लो कोड के साथ इस मॉड्यूल में आपको मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ टूल्स सिखाएं। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा ये वाला जो पाथ चल रहा है, जो रोड मैप चल रहा है, इसके अंदर कोडिंग कम से कम हो। क्योंकि जो हमारे ज़्यादातर जो लोग एआई ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं बगैर कोडिंग के, वो नॉन टेक्निकल हैं और उनको ज़्यादातर को प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो इसीलिए कोशिश ये है कि बहुत कम प्रोग्रामिंग के साथ और तकरीबन ना प्रोग्रामिंग के साथ आपको एआई ऑटोमेशन सिखाई जाए। और इसके बाद अगर आपको लगे कि ये आपके लिए समझना आसान है और ये आप कंफर्टेबल हैं, तो उसके बाद जब हम पाइथन वाली साइड पे जाएँगे और हम ये सारे काम पाइथन के थ्रू भी करने की कोशिश करेंगे। हम पाइथन में जाके पहले एप्लीकेशन इंटीग्रेशन और क्लाइंट एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे जो एज़र के साथ या गूगल के मॉडल्स के साथ या मुख्तलिफ जो रेडीमेड सर्विसेज और टूल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो उसमें भी आप अगर सीखना चाहें तो आप लोग उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल पे मशीन लर्निंग की डेटा साइंस और मॉडल ट्रेनिंग और एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट वहाँ पे करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली आज करेंगे एक डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एआई, जो ट्रेडिशनल एआई है उसके अंदर, जनरेटिव एआई के अंदर, एआई एजेंट्स क्या होते हैं और एजेंटिक एआई क्या है। क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो बाज़ औक़ात लोगों को क्लियर नहीं होते। और ये क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी पैरेलल चल रही होती हैं और आपस में मिक्स अप हो रही होती हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी आपस में कनेक्टेड है। तो मैं आज कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इनका, चारों का जो कॉन्सेप्ट है और फ़र्क है और आपस में जो रिलेशनशिप भी है, वो भी समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि ट्रेडिशनल एआई क्या है और जनरेटिव एआई क्या है और जनरेटिव एआई से फिर एजेंट कैसे बनता है और एजेंट जो है वो किस तरह एजेंटिक एआई में अपना किरदार अदा करते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल एआई क्या है। ट्रेडिशनल एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरऑल भी कहते हैं, सिस्टम विच हैव द कैपेबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक डिसीजंस और प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन दैट डाटा। ये बिल्कुल जो हमने मशीन लर्निंग की जो मॉडल ट्रेनिंग है उसमें जो चीज़ हमने देखी है एग्जैक्टली वही है कि जिसमें जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है उससे एआई लर्न करती है और करती क्या है, मेक डिसीजंस और प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन दैट डाटा। जो डाटा उसको ट्रेनिंग के लिए यूज वो करती है, उस डाटा की बेस पे वो जो नया डाटा उसको मिलता है उसकी प्रेडिक्शंस कर सकती है और उसके बारे में वो डिसीजन कर सकती है। और इसकी
अगर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम्स एंड रूल्स डिजाइंड विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क टू टारगेट, यानी प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे कि बाइनरी क्लासिफिकेशन का है या रिग्रेशन का है, और उनके अंदर रूल्स डिफाइन होते हैं स्पेसिफिक टास्क को टारगेट करके कि इसने ये काम करना है, यानी इसने ये स्पेसिफिक काम करना है। फोकस्ड ऑन एनालाइजिंग सेट्स ऑफ डाटा एंड मेकिंग प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन एनालिसिस, यानी उसका फोकस होता है कि उसने डाटा को एनालाइज करना है, तो करना है होता है, और प्रिडिक्शंस करनी होती हैं उसके एनालिसिस के बाद। लेकिन इसमें जो लिमिटेशन है वो ये क्या है कि लिमिटेड लर्निंग कैपेबिलिटीज डिपेंडेंट ऑन सेट डाटा सेट्स इनपुट बाय ह्यूमन क्रिएटर, यानी जो डाटा सेट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, जितना डाटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर इसको आप कोई फ्रूट जो है उनका अगर डाटा आपने दे दिया है, डाटा सेट दे दिया है, और उसको फ्रूट्स के ऊपर ट्रेन कर दिया, और मॉडल ट्रेनिंग होगी है फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट्स के इमेजेस के ऊपर, जब आप उसको कोई भी फ्रूट देंगे वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन अगर आपको कोई ऑटो पार्ट्स दे देंगे, कोई गाड़ियों के व्हीकल के पार्ट्स दे देंगे, तो वो उसको नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उसके ऊपर नहीं हुई। तो उसकी लिमिटेशन जो है उसके डाटा सेट के ऊपर मुनहसर होती है। जनरेटिव एआई क्या है? Generative AI is a type of artificial intelligence that can create new content and ideas such as text, images, videos, audio and even computer code. अब जनरेटिव एआई में जैसे चैट जीपीटी है, इस तरह जो ऑडियो जनरेशन के टूल्स हैं, इसी तरह वीडियो जनरेशन के टूल्स हैं जैसे VO3 है या फ्लो है, इसी तरह कंप्यूटर कोड का जो कोडेक्स है फॉर एग्जांपल, और जो क्लाउड ने ओपस 4 और सोनेट दी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनरेटिव एआई का हिस्सा है। और जनरेटिव एआई को सपोर्ट करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल सपोर्ट करता है टेक्स्ट बेस या चैट जीपीटी का, जहाँ पे आप टेक्स्ट और इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, उसी तरह से जो कोड जनरेशन टूल्स होते हैं उनके पीछे भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में कुछ जो एग्जांपल्स हैं उसमें GPT-4 है फॉर एग्जांपल ओपन एआई का, जेमिनी है गूगल का, क्लॉड है एंथ्रोपिक्स का, और इस तरह लामा है मेटा का। तो ये एग्जांपल्स हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। इसी तरह अगर हम जनरेटिव एआई का देखें तो वो करती क्या है, जैसे चैट जीपीटी है एक एग्जांपल है कि हम अगर उसमें एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि राइट अ पोएम अबाउट अ नाइट विद फुल मून एंड स्टार्स विद क्लियर स्काई, तो वो हमें विद इन सेकंड्स एक पोएम लिख देगी। लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है वो ज़ाहिर है जितनी हुई है, जितने डाटा के ऊपर उसकी ट्रेनिंग हुई है, वहाँ तक वो जा सकती है। और अगर हम उसे कोई इमेज जनरेट करवाना चाहें कि जनरेट अ इमेज ऑफ कोआला प्लेइंग पियानो, तो इमेज जनरेट हो जाएगा। लेकिन उसका जो आपको रिस्पॉन्स होगा उस लैंग्वेज मॉडल का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, या उस जनरेटिव एआई का या जीपीटी का, वो लिमिटेड होगा उसके डाटा सेट पे। एलएलएम आंसर्स क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन लार्ज डाटा इट इज ट्रेन्ड ऑन, यानी वो जितने डाटा पे ट्रेन हुआ होगा उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। वो कैसे? मिसाल के तौर पे आप जीपीटी से कहें कि प्लीज़ बुक मी अ लोएस्ट प्राइस रिटर्न टिकट फ्रॉम टोरंटो टू न्यूयॉर्क डिपार्टिंग ऑन August 20 रिटर्निंग ऑन August 25, ऑल्सो बुक होटल फॉर 5 डेज, प्लीज़ सेंड आइटनरी टू माई ईमेल। अगर आप ये अगर चैट जीपीटी से कहें या जो जनरेटिव एआई का लैंग्वेज मॉडल है उससे अगर आप कहें, जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन से कहें, तो आपको जवाब तकरीबन इस तरह का आएगा। I cannot directly book your flights or hotels or email itinerary, but I can help you find the best options and guide you through the booking process. Here's what I found for your requested dates. तो उसने एक तो साफ जवाब दे दिया है आपका काम पूरा करने से। उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं फ्लाइट बुकिंग नहीं कर सकता और ईमेल आइटनरी भी आपको नहीं सेंड कर सकता। मैं आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकता हूँ कि आजकल प्राइस क्या चल रही है इन डेट्स के लिए। और वो भी उसने, चूंकि जब आप चैट जीपीटी से या किसी भी मॉडल से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो सर्चिंग वेब जो है ना, उस पर लिखा आ जाता है कि सर्चिंग वेब, वो वेब से सर्च करता है और जो भी उसको वेब से बुकिंग साइट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको डिस्प्ले कर देता है। लेकिन जो काम आपने उससे कहा था कि मुझे फ़्लाइट बुक कर दो और मुझे आइटनरी भेज दो, वो उसने नहीं किया। उसने कहा आई कैन नॉट डायरेक्टली बुक योर फ्लाइट्स एंड होटल और आइटनरी। दैट मीन्स ये लिमिटेशन है जनरेटिव एआई के एप्लीकेशंस की या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। अच्छा, तो अब एआई एजेंट जो है वो फिर कैसे काम करता है? एआई एजेंट को अगर आप फॉर एग्जांपल ये प्रॉम्प्ट देते हैं, एग्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट,
पीछे उसको सपोर्ट तो लैंग्वेज मॉडल की होती है, लेकिन लैंग्वेज मॉडल के साथ उसको दो चीज़ें मेन चाहिए होती हैं। एक तो एपीआईज यानी कि टूल्स चाहिए होते हैं उसको। एपीआईज को टूल्स कहा जाता है, वो मुख्तलिफ टूल्स और एप्लीकेशंस को यूटिलाइज करेगी। मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर वो किसी भी बुकिंग फ़्लाइट की एपीआई को यूज़ करेगी। अगर उसको आपने एजेंट को ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, तो वो बुकिंग फ़्लाइट की एपीआई को यूज़ करेगा फ़्लाइट बुक करने के लिए, और फ़्लाइट बुक करने के बाद आपको वो ईमेल कर देगा जीमेल एपीआई के थ्रू आपकी आइटिनरी। और उसके साथ उसको नॉलेज एंड स्टोरेज चाहिए होगी, जो कि जिसमें नॉलेज क्या होगा कि उसको एक सर्च इंडेक्स चाहिए होगा, डेटाबेस चाहिए होगा, फाइल स्टोरेज चाहिए होगा, क्योंकि जब वो ये सारी प्रोसेसिंग करेगा, ये एजेंट जब ये सारे काम कर रहा होगा, प्लान कर रहा होगा और ये जो टास्क हैं इनको अकम्प्लिश कर रहा होगा, तो उसको कुछ सर्च भी करना होगा, उसको डेटाबेस भी चाहिए होगा, उसको फाइल स्टोरेज भी चाहिए होगी, टेम्परेरी फाइल को स्टोर करने के लिए मेमोरी भी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें जब उसको मिल जाएँगी, इसके साथ एक पूरा जो वर्क फ्लो बनाएगा प्लान करके, तो उसके बाद वो आपको आपका काम कर देगा। यानी कि एजेंट जो है, वो आपके ये तीनों काम यानी सर्च करेगा चीपेस्ट फ्लाइट, वो पहले फ्लाइट सर्च करेगा, फिर उसके अंदर वो डिसाइड करेगा कि चीपेस्ट कौन-सी है, यानी कि डिसीजन मेकिंग करेगा, और फिर वो फ्लाइट को बुक कर देगा, खुद करेगा और आपको आइटिनरी भी सेंड कर देगा। तो ये जो एक्शंस हैं, वो सारे एजेंट करता है, जो कि आपके जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन नहीं कर सकी, जो आपका लैंग्वेज मॉडल सिर्फ नहीं कर सका। यानी अगर सिर्फ लैंग्वेज मॉडल होता, तो वो ये नहीं कर सकता। तो जब ये लैंग्वेज मॉडल इंटीग्रेट हो जाता है, यूटिलाइज़ करता है टूल्स को और नॉलेज और स्टोरेज को, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो इन तमाम जो टास्क हैं, उनको अकम्प्लिश कर सकता है, पूरा कर सकता है। अगर हम एआई एजेंट की डेफिनेशन को फिर देखें तो क्या बनती है? एन एआई एजेंट रेफर्स टू अ सिस्टम और प्रोग्राम दैट इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमसली परफॉर्मिंग टास्क। ऑटोनोमसली का मतलब होता है खुदकार, बगैर किसी मदद के, परफॉर्मिंग टास्क ऑन बिहाफ ऑफ अ यूजर और अनदर सिस्टम। यानी कि एआई एजेंट ऐसा सिस्टम या प्रोग्राम होता है जो ये सलाहियत रखता है कि वो खुद मुख्तार तरीके से टास्क परफॉर्म कर सके किसी यूजर या सिस्टम के बिहाफ पे। सिस्टम का मतलब ये है कि वो कोई दूसरा एजेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसको यूजर ने इनपुट दी हो। वो कोई दूसरा अगर एजेंट उसको इनपुट देता है, तो वो तब भी ये काम करेगा। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि दूसरा एजेंट किस तरह से ये काम करेगा। बाय डिजाइनिंग इट्स वर्कफ्लो, यानी ये सारा काम वो करता है कैसे है, वो वर्कफ्लो डिजाइन करता है। वो स्टेप वाइज देखता है कि पहले मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है। मिसाल के तौर पे जो पिछली एग्जांपल है उसके अंदर अगर उसने फ्लाइट्स बुक करनी है, तो वो पहले ये देखेगा कि उसने फ्लाइट सर्च करने के लिए उसको किसी भी बुकिंग फ्लाइट्स की एपीआई चाहिए जो उसकी एक्सेस में है, जो उसको प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद वो उसमें से सर्च करेगा चीपेस्ट फ्लाइट कौन सी है, फिर उस चीपेस्ट फ्लाइट के ऊपर डिसाइड करेगा कि अब मैंने बुकिंग करनी है और उसको बुक कर देगा। बुक करने के बाद उसकी कंफर्मेशन जो है आइटनरी, वो आपको ईमेल करेगा। उसको जीमेल की एपीआई चाहिए होगी उसके लिए, और उसको यूज़ करके वो ईमेल कर देगा, तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये पूरा वर्कफ्लो वो प्लान करेगा एंड यूटिलाइजिंग अवेलेबल टूल, जो टूल उसको अवेलेबल होंगे, जैसे मैंने कहा कि एपीआई जो उसको अवेलेबल होंगी, नॉलेज स्टोर जो उसको अवेलेबल होगा, मेमोरी जो अवेलेबल होगी। इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट एजेंट का होता है कि एजेंट परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स टास्क, एजेंट प्लान्स टास्क बेस्ड अपॉन यूजर इनपुट, और तीसरा बेनिफिट जो है वो ऑटोनोमसली काम करता है। अच्छा, ये बेनिफिट भी है, ये नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो ऑटोनोमसली डिसीजन लेगा। तो आपको जब एजेंट डेवलप करना है या क्रिएट करना है उसके पूरे जो डिज़ाइन को, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी हार्मफुल सिचुएशन में वो ना चला जाए। अच्छा, अब एजेंटिक एआई क्या है? ये तो एजेंट हो गया। एजेंटिक एआई, यही अगर हम सिनेरियो लें कि जिसमें अगर आपने फ़्लाइट बुक करनी है, तो उसमें एक एजेंट होगा जो फ़्लाइट बुकिंग कर देगा। सपोज़ कि आपके पास एक एजेंट है जिसके अंदर लार्ज एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसके अंदर टूल्स हैं, और वो फ़्लाइट बुकिंग कर देगा, वो ये काम मुकम्मल कर देगा। अब मिसाल के तौर पे अगर उस एजेंट को ये देखना हो कि जो पासपोर्ट आपने दिया है, वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्योंकि उसने काम मुकम्मल करना है। तो उसको ये चेक करने के लिए एक दूसरा एजेंट चाहिए होगा, पासपोर्ट प्रोसेसिंग एआई एजेंट। वो पासपोर्ट नंबर भेजेगा उस एजेंट को, और जो दूसरा एजेंट है वो कंफर्म करेगा कि ये पासपोर्ट एक्सपायर तो नहीं है। वो पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करेगा। अगर एक्सपायर होगा,
तो एक एप्लीकेशन सबमिट कर देगा पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए। ये काम जो पासपोर्ट प्रोसेसिंग ये एजेंट है वो ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली करेगा, डिसीजन खुद करेगा बेस्ड अपॉन जो कुछ उसको उस पासपोर्ट नंबर के मुताबिक नज़र आएगा कि क्या ये पासपोर्ट वैलिड है या एक्सपायर्ड है, तो वो उसके मुताबिक फ़ैसला लेगा और अमल करेगा। और जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो वो रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंड कर देगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, आपको वेट करना पड़ेगा अपनी टिकट और बाकी चीज़ें बुक करने के लिए। अच्छा, लेट्स से सपोज कि पासपोर्ट तो वैलिड है, यहाँ से ग्रीन सिग्नल आ गया कि पासपोर्ट वैलिड है। इसके बाद अगर वो ट्रैवल कर रहा है टोरंटो से न्यूयॉर्क मिसाल के तौर पे, तो उसको वीज़ा चेक करना होगा कि इसके पास वीज़ा है या नहीं है। वीज़ा जो प्रोसेसिंग है, वैसे तो कनाडा को वीज़ा नहीं चाहिए होता है यूएस के लिए, लेकिन ये एग्जांपल है कि सपोज अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं या एजेंट जो है वो क्रॉस बॉर्डर बुकिंग कर रहा है, तो उसको वीज़ा प्रोसेसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक करना पड़ेंगी कि जहाँ पे डेस्टिनेशन पे जा रहा है यूज़र, वहाँ जाने के लिए इसको वीज़ा तो नहीं चाहिए होगा। ये काम भी फ्लाइट बुकिंग एजेंट करेगा। लेकिन कैसे करेगा? वो भेजेगा ये वीज़ा प्रोसेसिंग एआई एजेंट को रिक्वेस्ट, और वीज़ा प्रोसेसिंग जो एजेंट है वो चेक करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या जो वीज़ा है वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वीज़ा चाहिए तो क्या वीज़ा वैलिड है? वीज़ा की वैलिडिटी चेक करेगा। अगर वीज़ा एक्सपायर्ड है तो वो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देगा, और ये सारा प्रोसेस वीज़ा प्रोसेसिंग एआई एजेंट ऑटोमेटिकली खुद करेगा और उसका जो कंफर्मेशन है वो वापस भेज देगा फ्लाइट बुकिंग एजेंट को। जब इस तरह से मल्टीपल एजेंट्स मिलकर काम करते हैं तो इसको एजेंटिक एआई कहा जाता है। इस तरह से अगर आप देखें तो जो ट्रेडिशनल एआई से जनरेटिव एआई और जनरेटिव एआई से फिर एजेंट्स और एजेंट से एजेंटिक एआई किस तरह से इवॉल्व हुई। अगर हम एजेंटिक एआई की डेफिनेशन देखें तो एजेंटिक एआई इज अ मल्टी एजेंट एआई सिस्टम दैट कैन अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल विद लिमिटेड सुपरविजन। यानी कि इसको सुपरविजन की जरूरत नहीं है, ऑटोनोमस है, खुद मुख्तार है। यानी आपने सिर्फ ये कहा कि मुझे फ्लाइट बुक करनी है, अटेनरी भेज दो, आपने जैसे आप अपने किसी मुलाजम से कहते हैं, बाकी काम उसने खुद करना है। अगर उसका आपका पासपोर्ट एक्सपायर है वो भी उसने रिन्यू करवाना है, अगर आपके वीज़ा लगना है वो भी उसने करवाना है। वो सारा प्रोसेस एजेंटिक एआई सिस्टम जो होगा वो करेगा, क्योंकि आपने उसको एक स्पेसिफिक गोल दे दिया है और उसने वो गोल लिमिटेड सुपरविजन से करना है। इट कंसिस्ट ऑफ एआई एजेंट्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, यानी कि सिर्फ एआई एजेंट्स नहीं होंगे, उसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स भी होंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा, उसमें दूसरे मॉडल्स भी हो सकते हैं जो उसको चाहिए होंगे इस टास्क को पूरा करने के लिए। दैट मिमिक ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, यानी ये एजेंटिक एआई जो है ये मिमिक करती है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को। जैसे इंसान फैसले करते हैं कि ये अगर पासपोर्ट एक्सपायर्ड है तो इसको रिन्यू करवाना है, ये अगर वीज़ा नहीं है तो इसको की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो ये सारे जो डिसीजन हैं ये इंसानों की तरह हैं, ये मिमिक करते हैं जैसे इंसान डिसीजन कर रहा है। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल टाइम। रियल टाइम का क्या मतलब है कि जो प्रॉब्लम उसको उस वक्त नजर आ रहे होते हैं। रियल टाइम कैसे क्या सिचुएशन हुई कि अगर फॉर एग्जांपल उसको पासपोर्ट नजर आया कि वो एक्सपायर्ड हो गया है, तो वहां पे उसको डिसीजन करना पड़ेगा, अब इसको मैंने सबमिट करनी है एप्लीकेशन, तो ये रियल टाइम प्रॉब्लम उसको आ गया ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, इसी तरह जब वो वीज़ा ना पासपोर्ट नंबर भेजेगा वीज़ा प्रोसेस चेक करने के लिए, तो वहां पे डिसीजन होगा कि अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो रियल टाइम में प्रॉब्लम आ गया कि वीज़ा एक्सपायर हो गया, इसको हल करना है, तो रियल टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और एप्लीकेशन सबमिट कर देगा वीज़ा के लिए। ईच एजेंट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक सब टास्क रिक्वायर्ड टू रीच द गोल। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल दी कि हर एजेंट जो है इसके अंदर एक अपना स्पेसिफिक टास्क करेगा। बुकिंग फ्लाइट वाला अपना काम करेगा, जो पासपोर्ट रिन्यूअल वाला एजेंट है, पासपोर्ट प्रोसेसिंग वाला, वो अपना काम करेगा, और जो वीज़ा प्रोसेसिंग वाला है वो अपना काम करेगा। अब इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो वीज़ा प्रोसेसिंग एजेंट है उसके पास कुछ एपीआईज हैं। जैसे यहाँ पे हमने एपीआईज यूज़ किए हैं फ्लाइट बुकिंग के लिए, ए एजेंट ने गूगल जीमेल एपीआई यूज़ किया, या एक्सपीडिया की एपीआई यूज़ की है, या कोई और बुकिंग साइट की एपीआई यूज़ की है। यहाँ जीमेल ज़रूरी नहीं है, या कोई भी जो दूसरे जो मेल सर्वर है, मेल सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी हो सकते हैं, आउटलुक भी हो सकता है, याहू भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। इसी तरह जब पासपोर्ट प्रोसेसिंग एआई एजेंट काम करेगा तो उसको जो एपीआई चाहिए वो गवर्नमेंट की एपीआई यूज़ करेगा, क्योंकि उसको वीज़ा जो है वो एक जो पासपोर्ट है
वो एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने के लिए गवर्नमेंट की एपीआई यूज़ करके एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगी। इसी तरह जब यहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग का काम होगा तो उसको जो एपीआई चाहिए होंगी वो वीज़ा रिलेटेड जो भी एपीआईज होंगी, जैसे कुछ ग्लोबल सर्विसेज हैं जो कि किसी भी मुल्क का वीज़ा प्रोसेस करना हो तो आप उनको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो उनकी जो एपीआईज होंगी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आप वो यूटिलाइज़ करेंगे और उसको उनको यूटिलाइज़ करके आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। यानी वो एजेंट बेसिकली यूटिलाइज़ करेगा, आप नहीं यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये एपीआईज आपको एजेंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये जनाब एजेंटिक एआई की डेफिनेशन भी होगी। अब हम चेक करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, कंपैरिज़न अगर हम करके देखें तो। 3 मुख्तलिफ इनके हम जो है ना क्राइटेरियाज़ रखते हैं इनकी कैपेबिलिटीज़, टूल्स यूटिलाइज़ेशन और ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब हम तीनों सिस्टम को देखते हैं। जनरेटिव एआई को पहले देखते हैं कि जनरेटिव एआई जो है उसकी कैपेबिलिटी क्या है? जनरेटिव एआई की कैपेबिलिटी है कि रिस्पॉन्स बेस्ड अपॉन प्री ट्रेन्ड नॉलेज। मिसाल के तौर पे जो चैट जीपीटी है उसको जो जो प्री ट्रेन कर दिया गया जिस नॉलेज जिस डाटा के ऊपर, वो सिर्फ उसी के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर सकता है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर आपने उसको फ्लाइट बुकिंग का कह दिया तो वो नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको ट्रेन ही नहीं किया इसके ऊपर, उसकी उसकी इस कैपेबिलिटी नहीं है ये। और टूल्स यूटिलाइजेशन जनरेटिव एआई के पास नहीं है। नो टूल्स यूटिलाइजेशन, टूल्स नहीं यूटिलाइज करता, वो डाटा यूज़ करता है जो जिस पे मॉडल यूज़ करता है, जिस पे वो ट्रेन हुआ होता है। और डिसीजन मेकिंग वो नहीं करता। उसने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, उसने सिर्फ़ आपके क्वेरीज़ के जवाब देने, जो आपने इनपुट दी उसका वो रिस्पॉन्ड करेगा। एआई एजेंट क्या करता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है? उसकी कैपेबिलिटी है कि डिसाइड्स एंड कंप्लीट्स टास्क बेस्ड अपॉन इनपुट, कि जो आपने उसको इनपुट दे दी, जो आपने रिक्वायरमेंट उसको दे दी कि मुझे ये करवाना है, वो उसको पूरा करेगा। वो उस टास्क को पूरा करेगा, वो उसका वर्कफ़्लो डिसाइड करेगा, प्लान करेगा और टूल्स को इस्तेमाल करेगा, जो टूल्स उसको चाहिए और मेमोरी और नॉलेज यूज़ करके वो टास्क कंप्लीट करेगा। टूल्स यूटिलाइज़ेशन में डेफ़िनिटली उसको टूल्स और एपीआईज़ चाहिए होती हैं टू कंप्लीट टास्क। एआई एजेंट मेक डिसीजंस टू कंप्लीट टास्क। जहाँ पे उसको डिसीजन करना पड़ता है, वो डिसीजन करेगा। तो ये बेसिकली ये सारी खूबियाँ एआई एजेंट के अंदर होती हैं। एजेंटिक एआई में कंप्लीट्स मल्टी स्टेप गोल्स विद प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। यानी जैसे हमने अभी एग्जांपल दी कि वो मल्टीपल स्टेप्स हैं। बुकिंग करनी है उसने फ्लाइट की, लेकिन उसको पासपोर्ट हो सकता है रिन्यू करवाना पड़ जाए, उसको हो सकता है वीज़ा लगवाना पड़ जाए। तो सारे जो गोल्स हैं उसको इंडिविजुअली करवाने हैं उन एजेंट्स से, प्लानिंग के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ। और ये सब कुछ एजेंटिक एआई के अंदर इटसेल्फ होता है, ऑटोनोमसली होता है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, कम से कम होती है। अच्छा, टूल यूटिलाइजेशन में यूजेस मल्टीपल टूल्स और अदर एजेंट्स, यानी कि वो सिर्फ टूल्स ही नहीं इस्तेमाल करता या एपीआईज ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, वो दूसरे एजेंट्स को भी यूज करता है अपना गोल अचीव करने के लिए। और ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, यस, प्लान्स, डिसाइड्स एंड अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है, चेंजेस एज नीडेड ओवर टाइम। अब अडॉप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर उसको ये नजर आता है कि पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो वहाँ पे उसको अपना जो वर्कफ्लो है वो रीसेट करना पड़ता है कि मुझे पहले पासपोर्ट की जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी है रिन्यूअल की, फिर आगे आगे चलना है। तो इसलिए उसको वो वहाँ पे उसका काम रुक गया। वो अपने सिस्टम को, अपने वर्कफ्लो को अडॉप्ट करता है, चेंज करता है, क्योंकि उसको एक थोड़ी-सी डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है। तो वो प्लान करता है, डिसाइड करता है और अडॉप्ट करता है अगर उसको करना पड़े, चेंज करता है। अडॉप्ट का मतलब तब्दील करना, अपना रूट तब्दील करना, अपना पाथ तब्दील कर लेना, एज़ नीडेड ओवर टाइम, जैसे उसको दरकार हो, जैसे उसको ज़रूरत पड़े। अच्छा, जो एआई एजेंट बिल्डर्स के लिए जो नो कोड या लो कोड के जो टूल्स हैं, वो मैंने ये कुछ दिखा दिए हैं आपको। इसमें नो कोड के भी हैं, जैसे ज़ैपियर एआई एजेंट्स है, इस तरह एडेप्ट है। ये लेफ्ट साइड पे जो है ये ज़्यादातर ये नो कोड वाले हैं, ये थोड़ा लो कोड वाले हैं। इस तरह माइंड स्टूडियो है, फ्लोवाइज एआई है, एजेंट ऑप्स है। तो ये अगर देखें तो एडेप्ट जो है वो टेक्स एक्शंस ऑन सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस। फ्लोवाइज एआई जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप लैंगचेन बेस्ड है, एजेंट बिल्डर है। और माइंड स्टूडियो जो है वो बिल्ड एआई एप्स विद स्ट्रक्चर्ड लॉजिक। एजेंट ऑप्स जो है क्रू एआई बेसिकली स्टूडियो है। ये यूआई है एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। और ज़ैपियर जो है वो ऑटोमेट करता है टास्क को एआई और वेब एप्स के लिए। इसी तरह लैंगफ्यूज और लैंगचेन को मिला के टेम्पलेट्स हैं जो कि विजुलाइज, मॉनिटर और डिप्लॉय करते हैं एआई एजेंट्स को। इसी तरह ओपन एआई का है कोड.एआई है, जो कि बिल्ड करता है कन्वर्सेशनल और टास्क बेस्ड एआई एजेंट्स को। इस तरह पो है बाय
कोरा जो कि क्रिएट करता है प्रॉम्प्ट बेस्ड चैट एजेंट्स। तो इस तरह से, और यानी ये तो मैंने बहुत थोड़ी एग्जांपल्स दी हैं, इसके अलावा बेशुमार दर्जनों टूल्स हैं जो नो कोड या कोड के साथ भी जो है वो एआई एजेंट्स डेवलप करने में काम आते हैं। अब यहाँ पे एक एंड पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, और जो कि बहुत ज़्यादा अब वार्न किया जा रहा है कि प्रिकॉशन लेनी है आपने कोई भी डेवलपमेंट करते हुए, एआई की एप्लीकेशन की या एआई एजेंट्स की। उसकी वजह ये है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये ख़ास तौर पे जो एआई एजेंट्स हैं, ये ऑटोनोमसली काम करना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये फ़ैसले उस वक़्त लेते हैं जब इनको सिचुएशन आती है। तो ये अब जो फ़ैसला इनको बेहतर लगता है, जो ऑप्टिमल लगता है, उसके मुताबिक इन्होंने चलना होता है। तो आपको बहुत सोच समझ के एआई की एप्लीकेशंस को डेवलप करना होता है, प्रिकॉशंस के साथ, सेफ होके। और दूसरी बात ये कि मैं सजेस्ट करूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबल एआई की गाइडलाइंस हैं, उनको भी आप ज़हन में रखें, उनको उनके उनके मुताबिक चलें। मैं रिस्पॉन्सिबल एआई की गाइडलाइंस पे एक लेक्चर करूँगा आगे, एआई ऑटोमेशन से पहले ही कर दूँगा, जो डेवलपमेंट जो हमने करनी है उससे पहले, ताकि थोड़ा-सा आपको रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में भी पता हो। तो ये बेसिकली थोड़ा-सा इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपने एआई की एप्लीकेशंस को, एजेंट्स को प्रिकॉशन लेते हुए रिस्पॉन्सिबली आपने इनको डेवलप करना है। ये तो आपने देखा कि ट्रेडिशनल एआई, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और किस तरह से ये आपस में जुड़े भी हुए हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो जनरेटिव एआई है वो बुनियाद है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर, और एजेंट्स जो हैं वो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बगैर काम नहीं कर सकते, लेकिन एडिशनल उनको जो नॉलेज टूल्स चाहिए होते हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसके साथ वो मिलकर, एपीआईज़ के साथ मिलकर वो काम करते हैं। और इसी तरह से जो एजेंटिक एआई है वो बेसिकली इन्हीं एजेंट्स से कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करवाती है। एक सिस्टम जो बनता है उसको हम एजेंटिक एआई कहते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो काफ़ी सारे लोगों को बाज़ औक़ात समझ नहीं आते। तो मेरा मकसद ये था कि प्रॉपरली किसी भी टूल को समझाने से पहले आपको इन चीज़ों का, इन कॉन्सेप्ट्स का अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप इस वक़्त क्या कर रहे हैं। क्या आप जनरेटिव एआई कर रहे हैं, या आप ट्रेडिशनल एआई कर रहे हैं, या आप एजेंट्स बना रहे हैं, या एजेंटिक एआई कर रहे हैं। तो जब आपको इन कॉन्सेप्ट्स का अंदाज़ा हो जाएगा तो आपके लिए आगे बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाएँगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।